Good morning, students. Today we will discuss Chapter 7 Location, Extent, and Physical Features from the book of Total Geography, Grade 10. In our last assignment, we discussed location and extent, physical features, and in the physical features, we discussed Northern Mountain Wall with its two subparts, Himadri and Himachal. Today we will start with the third part of the northern Himalayan wall, Shivalik Range. So let's start with the Shivalik Range. It is also called the Outer Himalayas. It is not a continuous range. The slope facing the subcontinent are steep while those facing north are gentle. It is known by different names in different places. Jammu Hills in Jammu and Miri, Abor and Mishmi Hills in Arunachal Pradesh. The average elevation is about 1000 meter above the sea level. Some of the valleys which fall in this region include Udhampur in Jammu region and the Doon Valley. बच्चे शिवालिक रेंज को आउटर हिमालयाज भी बोला जाता है, जैसे हिमाद्री को इनर हिमालयाज एंड हिमाचल को मिडल हिमालयाज, शिवालिक को आउटर हिमालयाज बोला जाता है। ये कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है, इसमें बहुत सारी स्लोप्स हैं और नॉर्थ से जो जेंटली बनी हुई हैं। इसके अलग अलग नेम है, अलग अलग एरियाज में जो उन नेम्स के अकॉर्डिंग जानी जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में हम इसे जम्मू हिल्स कहते हैं, अबोर एंड मिशीमल हिल्स हम इसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये सी लेवल से 1000 ऊंचाई पर है, 1000 मीटर। और कुछ वैलीज जो हैं इस रीजन की, उनमें जम्मू रीजन एंड डून वैलीज आ जाती हैं। ओके, अदर फीचर्स ऑफ द हिमालयाज के और कौन से फीचर्स है? पहले तो 3 हमने रीड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट, डून्स। These dunes were originally temporary lakes formed due to the blockage of river water coming down from above during the uplift of Himalayas. तो डून्स क्या होती हैं? डून्स टेम्परेरी लेक्स होती है जो फॉर्म होती हैं, वाटर ब्लॉक हो जाता है उसके कारण ये फॉर्म हो जाती हैं लेक्स। वाटर कहाँ से आता है? वाटर हिमालय से आता है। एज द रिवर कार्व्ड आउट देयर ऑन कोर्सेज दीज लेक्स ड्राइड अप। जैसे ही रिवर्स अपना रास्ता बनाते हैं, ये लेक्स जो है अपने आप ही सूख जाती हैं। द बॉल्डर्स एंड डेब्रिस फिल द लेक एंड टर्न देम इनटू वैलीज। कंकर से, पत्थरों से, मलबे से ये वैलीज जो है अपने आप धीरे धीरे फिल हो जाती हैं, ये डून्स, और ये वैलीज में बन जाते हैं। जैसे देहरादून है हमारा, पाटली है, कोट है। बब्बर एरियाज, सेकेंड थिंग इज बब्बर एरियाज। These are porous gravel-ridden plains at the foot of Himalaya. क्या है ये? यहाँ पे झरझरा होता है, बजरी होती है इन प्लेन्स में, और ये हिमालय के फुट में मिलते हैं, ज़्यादातर हिमालय के साथ साथ ही मिलते हैं। Where the Himalayan stream descend on to the plains, जहाँ से हिमालयन स्ट्रीम्स जो आती हैं प्लेन्स की तरफ। द स्ट्रीम्स आर सीन ओनली इन द रेनी सीजन। ये स्ट्रीम्स जो है रेनी सीजन में ही डेवलप होती हैं, और जैसे ही ये सूख जाती है उस एरिया को हम बब्बर एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज तेराई। इट इज स्ट्रेंस टेरेन्स, एन एरिया कंसिस्टिंग ऑफ मार्शी अंडरग्राउंड सीपेज। इट इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्रॉम द बब्बर area seep down in the soil and suddenly appears when the flat plain begins. तेराई किसको बोलते हैं? जैसे ही बब्बर एरियाज में स्ट्रीम्स चलती हैं फिर बारिश के साथ, लेकिन वो धीरे धीरे सूख जाती हैं, तो उसको जो है वहां पे अपने आप एक एरिया बन जाता है, उस एरिया को तेराई बोला जाता है। ओके, इट दस क्रिएट्स अ स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरिया होता है। द तेराई रीजन इज इल ड्रेन्ड एंड हैवली फोरेस्टेड। तेराई रीजन जो है इसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता, लेकिन जहाँ पे पानी ज़्यादा खटता है, ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ये फोरेस्टी एरिया है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो इस एरिया में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, सच एज एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोर, डियर आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स। Terai areas are
widespread in the eastern region than in the west because the eastern Himalayas have heavier rainfall than the western Himalayas. So these are the very important line. बच्चे mark these with your marker. And there is also a question that give a geographical reason why dry areas are more widespread in the eastern region than in the west. Why? Because the eastern Himalayas get heavier rainfall than the western Himalayas. ज़्यादा बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि ईस्टर्न हिमालय में वेस्टर्न हिमालय के कंपैरेटिवली ज़्यादा रेन होती है. The dry areas have now been drained, cultivated, developed for growing sugarcane, wheat, tea. इन एरियाज में कौन सी फसल होती है? शुगरकेन, व्हीट, टी, ऐसी फसलें इनमें होती हैं. नेक्स्ट इज खदर एंड बंगर. द न्यू alluvium brought down by the rivers in low-lying zones, which are liable to inundation during flooding and rainy season, is known as खदर. खदर क्या होता है? न्यू अलुवियम जब ब्रॉट डाउन की जाती है, रिवर्स के थ्रू आती है अलुवियम डिफरेंट जोन्स में, ठीक है. तो वो जो है उसका जो ओवरफ्लो होता है, फ्लड्स आते हैं, उस चीज को खद्दर बोला जाता है. मतलब जब पानी में ज्यादातर अलुवियम होती है, दैट इज नोन एज खद्दर. The older alluvium is river beds in the form of terraces found above the floodplain level is known as बंगर. बंगर कौन सा एरिया होता है बेटा? आपने देखा होगा समुद्र में, जैसे हम यहाँ पे सतलुज के पास जाते हैं, वहाँ पे समुद्र के बिचकार में कुछ एरिया होता है, यहाँ पे मिट्टी होती है, पानी नहीं होता, पानी साइड से क्रॉस करके जाता है, दैट इज नोन एज बंगर. नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न वॉल. नॉर्दर्न वॉल की सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वता क्या है? तो महत्वता के सिंपल से पॉइंट है कि हिमालय एक पहाड़ है, आपको सभी को पता, यू नो दैट these are the range of the mountains. So the climate barrier as well as physical barrier, these two points are correlated, climate barrier and physical barrier. climate barrier में क्या होता है? जो ठंडी हवा चलती है सर्दियों में, उससे ये हमें बचाती है, और गर्मियों में हमारे लिए मानसून्स लेके आती है. सो द हिमालयस एक्ट एज द इफेक्टिव बैरियर बाय ब्लॉकिंग द इनफ्लो ऑफ कोल्ड ड्राई एयर masses into North India during winter. They thus protect northern India from severe cold in winter. During the summer season, the Himalayas deflect the moisture-laden monsoon winds and cause the moist wind to bring rain to the North Indian plains and the Brahmaputra valley. In the absence of the Himalayas, the monsoon would have traveled further northward. Okay? हिमालय से मानसून टकराती है और हमारी वैलीज में जो है वो आती है. फीडिंग ग्राउंड ऑफ पेरिनियल रिवर्स. पेरिनियल रिवर्स, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिनियल रिवर्स बेटा? वो रिवर्स जो हमेशा चलते रहते हैं, कभी सूखते नहीं है. सो द ग्लेशियर्स इन द हिमालयस गिव राइज टू मैनी पेरिनियल रिवर्स. हिमालय के ग्लेशियर्स से बहुत सारे पेरिनियल रिवर्स आते हैं. कौन कौन से हैं? टेल मी. गंगा, जमुना, शारदा, घग्गर, कोसी, गंडक एंड ब्रह्मपुत्र. ये सारे वो रिवर्स हैं जो हमें खाली पानी ही प्रोवाइड नहीं करवाते, इरिगेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है. ये जहाँ पे पानी होगा वहीं पे ही इरिगेशन होगी, सिंचाई होगी. थर्ड पॉइंट इज सोर्स ऑफ हाइडल पावर. हाइडल पावर मीन्स बेटा जल पावर, वो वाली पावर जो हमें जल से मिलती है. कौन सी मिलती है? बिजली बनती है हमारे यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी. The rivers originating in Himalayas are a major source of hydel power. This is because the Himalayan topography makes the rivers to form rapids and waterfalls and provide ideal condition for the creation of the reservoirs. These reservoirs can be utilized for the generation of hydroelectricity by constructing dams across the rivers. तो जो हमारा पानी होता है, ज़्यादा पानी होता है तो उसको हम रोक लेते हैं, बांध बना के डैम्स बना लेते हैं, और यहाँ पे हमारे
डैम्स बनाए होते हैं, वहाँ पे हम प्लांट्स लगाते हैं और उन प्लांट्स के थ्रू हम हाइडल पावर जो है वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर। हिमालयस फ्रॉम अ डिफेंसिव rampart of India against invasion by land. They act as a barrier to the invaders, though small bodies of the traders can travel in Himalayas through difficult routes. हिमालय जो है हमारे लिए एक दीवार के जैसे काम करता है। हमलावर उस साइड से हमला करना उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कौन सी साइड से? नॉर्थ वाली साइड से। हाँ, वहाँ पे धीरे धीरे पासेस होते हैं, उनके थ्रू वो हमला करते हैं, लेकिन उनकी जो है क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती। The mountains in the northeast are so steep and so densely forested covered that they are difficult to cross. माउंटेन्स में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और स्टीप्स हैं, इसीलिए उनको क्रॉस करना इजी नहीं है। और फॉरेस्ट में फिर फॉरेस्ट एनिमल्स भी होते हैं। The Himalayas have made communication with the neighboring countries a difficult process. Due to the Himalayas, हमारे जो neighboring countries हैं उनके साथ हमारा communication जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम उनके जो है कल्चर उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। हमारा अपना ही कल्चर है, मिक्सअप नहीं होता। नेक्स्ट इज टूरिस्ट पोटेंशियल। टूरिस्ट पोटेंशियल में क्या है बच्चे? इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो हमारे माउंटेन्स हैं वहाँ पे हमारे टूरिस्ट बहुत सारे जाते हैं। टूरिस्ट जाते हैं तो नेचुरली हमारी इकोनॉमी को भी हेल्प मिलती है, टूरिज्म डेवलप होता है। लेट्स रीड। द हिमालयन सीनरी इज अमंग द मोस्ट स्पेक्टेकुलर इन द वर्ल्ड. इट अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. Most of the summer resorts known as hill stations are located in Himalayas. बहुत सारे हमारे जो हिल स्टेशंस हैं वो हिमालयाज में ही हैं। कौन कौन से हैं? शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, श्रीनगर, रानीखेत, अल्मोड़ा, चैल, etc. And above this there are so many shrines, holy places which are also located in the mountains, just as Vaishno Devi, Kedarnath, Amarnath, Hemkund Sahib. Next is forests. Himalayas are rich in forest resources. On the lower reaches of the Himalayas are found tropical and subtropical forests yielding good quality timber. तो forests में हमें क्या मिलता है बच्चे? forests में हमें timber मिलती है और timber से हम बहुत सारा material जो है वो create करते हैं. When you even look near about your surroundings, you can check that how much timber we use. We make benches, desks in school, doors, furniture, okay, and even we export that timber also. And next is mineral. The Himalayas have rich reserves of important minerals. बहुत सारे minerals हैं जैसे copper है, lead है, antimony, nickel, cobalt and टंगस्टन आर फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज एंड इसमें कोल भी मिलता है। द हिमालयाज आल्सो हैव गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स लाइक सफायर एंड ब्राइल। मिनरल्स तो मिलते ही हैं, ओके, देन गोल्ड मिलता है, कॉपर मिलता है एंड कोल मिलता है एंड जो है हमारे मोती मिलते हैं, वो फायर मिलता है हमें वहाँ से। फर्टाइल सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. द रिवर दैट फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स कैरी alluvium as they flow down the Himalayas. They deposit the alluvium in their flood plains making them fertile. जैसे ही उसमें पानी के थ्रू में alluvium आती है, alluvium जो है वो उपजाऊ शक्ति पैदा करती है धरती में। सो बच्चे, our next point is the plains of the northern India. Up to now we were discussing only one point in the physical features of India, that was the northern mountain wall. But now we start second one, the plains of the northern
India. The plains of the northern India include the lowlands of the three major rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, together with their tributaries. ओके तो जो मैदानी इलाका है कौन सा, नॉर्दर्न इंडिया का, उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के बिटवीन का जो इलाका है और उनकी जो उनमें से शाखाएं निकलती हैं उनका जो इलाका है. They occupy 1/5 of the area but support half of the population of the South Asia. South Asia का ये 1/5 पार्ट है लेकिन हाफ पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करता है. These plains are the core area of its political, economic and cultural activities. कोर एरिया, मेन एरिया जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं. So first one is the Indus. We will discuss with the starting with the Indus. The river Indus has its source in the Kailash. River Indus कहाँ से आता है, कैलाश पर्वत से. About 100 किलोमीटर नॉर्थ टू मानसरोवर लेक. कैलाश पर्वत पे मानसरोवर लेक है, उसके 100 किलोमीटर नॉर्थ की साइड से ये रिवर जो है वो स्टार्ट होता है. इट हैज़ 5 tributaries हैं इसकी, and we all know these 5: Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj, Beas. The Ganga rise in the Gangotri glacier. Next one is Ganga. Ganga rise in the Gangotri glacier. So these are very important questions. This paragraph is very important. So mark which this passage with your marker. Okay, and this is also the answer of third question, B part. From where the Ganga rise? Ganga rise from the Gangotri glacier in Himalaya. Cutting through the Shivalik range, it enters the plains at Haridwar. So this is the second question, from where it enters? It enters from the Haridwar in the plains. The main tributaries of Ganga and Yamuna. Which are the main tributaries of Ganga and Jamuna? These are Son, Ramganga, Ghaggar, Gomti, Gandak, Kosi and Mahananda. You can write down any two. There is a question, write down the tributaries of Ganga and Jamuna. That is the question of third C part, second one. The Brahmaputra river rises in Tibet near Lake Mansarovar. Third one is our Brahmaputra. From where it rises? It rises from the river Lake Mansarovar, and Indus rises from the 100 kilometer away in the north side of the Mansarovar. The Brahmaputra river rises in Tibet near Lake Mansarovar and flows eastward as Sangpo. ईस्टवर्ड की तरफ ये फ्लो करती है. इन असम द रिवर ब्रह्मपुत्र इज जॉइंड बाय नंबरस स्ट्रीम्स, नेमली द दिहंग, दिबांग एंड लोहित. नेक्स्ट इज द Indo-Gangetic plains. Indo-Gangetic plains, which plains are in between the Indus and Ganga. These plains extend for 3,200 kilometers between the mouth of the Ganga and the Indus. Along the mountains, the plain have a width of about 150 to 300 kilometers. The longitudinal extent from the banks of the Ravi and the Satluj to the Ganga delta alone is of 2,400 kilometers. The plain in 280 kilometers wide near Allahabad and 160 kilometers wide near the Rajmahal Hills. It is narrowest in Assam, varying between 90 and 100 किलोमीटर. तो जो है प्लेन ये इलाहाबाद में 280 किलोमीटर तक चौड़ाई में फैला हुआ है, लेकिन राजमहल हिल तक आते आते ये 160 हो जाता है, और असम में ये सबसे कम है 90 to 100 किलोमीटर. These are the very important questions, so mark these. It is believed that the plains were once an area of Tethya Sea and were formed by the gradual filling of initial marine depression by the sediments brought down by the Indus.
ये माना जाता है कि ये टेथियस सी का एक हिस्सा था कभी, लेकिन धीरे धीरे इंडस रिवर में जो कंकर टुकड़े सेगमेंटेशंस आई उनके थ्रू ये सेपरेट हो गया। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर tributaries. However, the infilling has not been homogeneous, as there are differences in depth of alluvium between their basins. लेकिन इस मानता को ज़्यादा नहीं माना जाता क्योंकि उसमें एलुवियम की डेप्थ जो है वो डिफरेंट है दोनों में। There are differences in local relief over the entire plains from सिंध to असम। जो प्लेन्स हैं जो सिंध से लेकर असम तक हैं, लेकिन इनमें अलग अलग क्वालिटीज हैं, ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। सब डिविजन्स ऑफ द प्लेन्स जो हैं उसको हमने बेसिकली 4 एरियाज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज पंजाब प्लेन्स। फ्रॉम द नेम यू कैन मेक अ गैस दैट दिस इज द एरिया नियर अबाउट द पंजाब एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर, सो ऑब्वियसली देयर विल बी इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट आर झेलम, चनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। जो एरिया इन दरियाओं के पास है उसी को ही पंजाब प्लेन्स बोला जाता है। द वाटरशेड ऑफ अरावली हिल्स सेपरेट दिस प्लेन्स फ्रॉम द गंगा बेसिन। वाटरशेड जो है अरावली हिल्स से आता, उसके थ्रू ये प्लेन्स जो है गंगा बेसिन से डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज राजस्थान प्लेन्स। Rajasthan plains, beta, from the name you can make a guess. These include the Marusthali or Great Indian Desert. Rajasthan desert, यहाँ पे रेता होता है तो मारुथल होता है। It is sandy desert and is surrounded by the Satluj in the northwest and Aravali range in the east. नॉर्थ वेस्ट में सतलुज है इसके, ईस्ट में अरावली रेंज है, वेस्ट में इंडस वैली है एंड साउथ में रन ऑफ द कच्छ है। These plains extend over the northwest India and eastern Pakistan. They include the Rajasthan Bagar, which is a semi-arid plain in the eastern side of the desert. Cultivation is done, which I start marking from here. Cultivation is done in small patches in this area with the water provided by small streams which originate from the Aravali during the rainy season. These fertile tracts are known as Rohi. This is the answer of your 4th question, C part, that give the another name of fertile tracts of Rajasthani plains, that is Rohi. And marks next full paragraph also. The only significant river is Loni. This is the answer of 4th question, B part, which is the only significant river in Rajasthan plains. The area north of Loni is sandy plain. इसके north का area sandy है. There exists an area of inland drainage on the north of the Loni basin. This is because the river of the area do not have sufficient water to reach the sea and dry up or disappear into the sand. These plains are dotted with a number of salt lakes on the eastern edge of the desert. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, such as Sambar, Dadwana. The Sambar lake is largest lake which lies on the outskirts of Jaipur. This is very important question. Which lake lies on the outskirts of the Jaipur, or which is the largest lake? Answer of the both question is Sambar. Next point is which is Ganga plains. These plains extend from the Jamuna river in the west to the western borders of Bangladesh, covering a distance about 1400 km in the state of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Haryana, Delhi, partially Jharkhand and West Bengal. इन सब एरियाज में गंगा प्लेन्स फैला हुआ है। They consist of a number of regions. बहुत सारे रीजन्स आते हैं इसमें। कौन सा आता है? गंगा, जमुना, दोआब। दोआब मीन्स जो एरिया दो दरियाओं के बीच में होता है, दैट इज नोन एज दोआब। अब द प्लेन्स
Mithila plains. These plains have been formed by the segments brought down by the river Ganga Yamuna. ये प्लेन्स किससे बने हैं? जो सेगमेंट्स गंगा और यमुना रिवर्स लेके आते हैं उन्हीं से ये बने हैं. Both the बब्बर एंड तराई बेल्ट्स आर वेल फॉर्मड. बब्बर बता दिया मैंने आपको पहले, तराई क्या होता है वो भी बताया है. ये दोनों जो बेल्ट हैं इस एरिया में बहुत अच्छे से बनी हुई हैं. So our next point is Brahmaputra plains. These low level plains extend in Assam from about 640 kilometers. They have been formed by deposits from the Brahmaputra river and its tributaries and are bordered by the high mountains. The small meandering streams of the north from marshy areas. तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहाँ पे हैं? लो लेवल प्लेन्स हैं, असम के आसपास है. 640 किलोमीटर इनका एरिया है. ओके, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू और उसके ट्रिब्यूटरीज के सेगमेंटेशन के थ्रू ये बने हुए हैं. In some places on the plain, many steeply rising hillocks are found. Besides, there are a number of riverine islands, include Missouri, which is the largest river island in the world. So this is the important line. Which one is the largest river island and where it is located? It is located in the Brahmaputra plains, and that is Missouri. The Brahmaputra basin is sometimes said to be the continuation of the northern plains towards the east. It is clearly demarcated by the eastern Himalayas of Arunachal Pradesh in the north and Garo, Khasi, Jaintia and Mikir hills in the south, Patkai and Naga hills in the east, and the lower Ganga plains in the west. So बच्चे next one is significance of the northern plains. Northern plains की क्या महत्ता है? First one, favorable for the human settlements. प्लेन्स जो होते हैं उनमें हमेशा आबादी ज़्यादा होती है, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि भूमि अच्छी होती है, रिवर्स होती हैं तो पानी का सोर्स होता है, मिट्टी अच्छी होती है तो इनकम का सोर्स होता है. ओके, सो ये एरिया जो है मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड भी होता है. सेकेंड वन इज रिच एग्रीकल्चरल लैंड. प्लेन एरियाज में जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है. उसमें उसको मल्टीपर्पज के लिए भी यूज किया जाता है. सोशल रिलीजियस सिग्निफिकेंस, तो इन एरियाज की सोशल रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है. इसमें गंगा आ जाती है, हरिद्वार आ जाता है, वहाँ पे भी गंगा फ्लो करती है. तो ये जो एरियाज हैं ये रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं. अयोध्या हिस्टोरिकल एंड सोशल, वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा एंड पटना सिचुएटेड along the rivers of the modern northern plains. The religion of Buddha and Mahavira flourished in these plains. Okay, next one is transport and communication facilities. नेचुरली बेटा प्लेन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन है जो अच्छे से हो जाती है, रोड्स बन जाते हैं, रेलवेज होते हैं. द रिवर्स इन द प्लेन्स आर नेविगेबल विच फ्लो इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड द प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स. तो वाटर के थ्रू भी हम ट्रेड कर सकते हैं दीज एरियाज में. In our next assignment, we will discuss Peninsular Plateau. So, thank you.